हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने टाइटल देख करके आपने क्लिक किया है तो हमारा आज का टॉपिक क्या है आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या अभी से पढ़ा जाए। अगर नवंबर महीने से स्टार्ट किया जाए नीट की तैयारी करना, तो क्या इस 6 महीने में हम लोग पूरे 1 साल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? क्या इस 6 महीने में हम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं? तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब है हाँ। आप अगर अभी भी पढ़ोगे, अभी भी अगर आप मेहनत करोगे, अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो लिखा हुआ है कि क्या नीट 2025 क्लियर करना अभी भी पॉसिबल है, तो आंसर है हाँ। अगर आप अभी से मेहनत करोगे, ठीक है, अपना जी जान लगाओगे तो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कितना भी टीचर्स आपको कह दे कि हाँ भाई तू कर सकता है, ठीक है, तू कर लेगी, मेहनत कर, तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम तब आपको बोल सकते हैं कि आप कर सकते हो, ठीक है, तब आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे जब आपको अपने ऊपर खुद पहले ट्रस्ट होगा। अगर आपको लगता है ना 6 महीना है, आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, आप कर ले जाओगे, ठीक। अगर ऐसा आपको लगता है तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ही नहीं लगता, आपके मन में डाउट है कि नहीं मतलब मेरा नहीं सिलेक्शन हो सकता है, अब तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड निकल चुका है, अब मैं कैसे करूंगा, या फिर कोई भी रीजन दे सकते हो कि लोग तब से पढ़ रहे हैं, अभी लोगों के टेस्ट मार्क्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं अभी 150 पे रह रहा हूँ, 150 मेरे मार्क्स आ रहे हैं, 200 मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे करूंगा। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ गया तो आप छोड़ दीजिए, आप ये वीडियो भी कंटिन्यू मत करिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। भगवान भी अगर आके आपको कहेंगे ना कि तू कर लेगा, नहीं होगा आपसे। आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना होगा। देखिए, हम आपके ऊपर कितना भी भरोसा कर लें, ठीक है, नहीं तुम्हारा हो जाएगा, जब तक कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि हाँ मैं कर लूंगा इतने टाइम में, इसके बाद आगे की चीजें होती हैं। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तब आप यहाँ से आगे वीडियो कंटिन्यू करिएगा, ओके। तो चलिए, अब आपके पास नीट के पेपर में आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना। नीट के पेपर में आपके पास कितने महीने बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। अब देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आज नवंबर में ऑलरेडी 6 दिन निकल चुका है, ठीक है। अगर नवंबर में 6 दिन निकल चुका है, अप्रैल में आपका कुछ तो एग्जाम का प्रेशर रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मान के चलिए तो आज के टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं, 5 मंथ्स, ठीक। टोटल आपके पास आज की डेट में 6 महीने भी नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं। और इस 5 महीने में आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आज तक आपने नहीं की है। अगर आप तैयार हो तब आप आओ, ठीक है, आप वो सारी चीजें फॉलो करो जो हम आपको बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो अगर बात करी जाए कि 5 महीने में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको कुछ अपनी छोटी छोटी चीजें फिक्स करनी होगी। आपको फिक्स क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो आपके सोने का टाइम फिक्स करना होगा। कई बार आप लोग ये समझ लेते हो कि नहीं मैं पूरी रात पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 2 घंटे जगूंगा, 3 घंटे जगूंगा, तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले, ठीक है, जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, जो टीचर्स बोलते हैं कि आप 6 घंटे की नींद लो, 7 घंटे की नींद लो, वो ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक आपका दिमाग है, इसी में सारी चीजें आएंगी। जब तक कि आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, आप उसमें चीजें डालोगे कैसे? आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, एक बार आप 7 घंटे सो करके देखिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सो रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका एक खुद का रूटीन होगा, आपको पता होगा कि आप कब ज्यादा, आपकी प्रोडक्टिविटी कब आपकी ज्यादा होती है। मॉर्निंग में होती है, आप अर्ली मॉर्निंग में आप अच्छा प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, या फिर आप लेट नाइट में जग करके आप उतना कवर कर सकते हो, ये आपको पता होगा। उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करिए, उस हिसाब से आप अपने सोने का टाइम देख लीजिए। बट सोने का टाइम आपका 7+ आवर होना चाहिए। 6 घंटे से ज्यादा है तो वो भी ठीक है, बट ट्राई करिए 7 से 8 घंटे के बीच में आप इतना नींद लीजिए, इतना जरूरत है आपकी बॉडी को। अगर आपको दिन भर मेहनत करनी है तो आपको इतना 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही होगी। अब इसके बाद आपको अपने टीचर्स को सिलेक्ट करना है। आपको किन टीचर्स के साथ आपको बायोलॉजी समझ में आती है, किस टीचर से आपको फिजिक्स समझ में आती है, किससे आपको केमिस्ट्री समझ में आती है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इनसे पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, इनसे आप सारे टीचर से पढ़ लो, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। अपने टीचर्स को सेलेक्ट करिए कि हाँ अब आपको इनसे पढ़ना है, और उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। जैसे आपने आपके ऊपर ट्रस्ट किया कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपको आपके टीचर्स के ऊपर भी ट्रस्ट करना होगा कि हाँ मैं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, जो भी मुझे सिखाएंगे सही सिखाएंगे, और उनको आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक। तो अपने टीचर्स को सेलेक्ट करिए कि किससे आपको पढ़ना है। एंड थर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने बुक्स और नोट्स को सिलेक्ट करिए।
आपके पास लिमिटेड बुक्स होने चाहिए, आपके पास लिमिटेड नोट्स होने चाहिए, ठीक है? आपको ना 10 जगह का नोट्स नहीं चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि पीडीएफ मिलने लगा है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, टीचर्स ने पीडीएफ क्यों लाया? ताकि आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँ। बट आपने क्या किया, आप इनका भी पीडीएफ ले रहे हो, उनका दूसरे टीचर्स के भी आप पीडीएफ ले रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आज आपके पास 5 से 6 टीचर्स का, एक ही सब्जेक्ट का 5-6 टीचर्स का आपके पास पीडीएफ मौजूद है। ऐसा मत करिए, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। लास्ट मोमेंट पे आप किसका रिवाइज़ करोगे? किसका रिवाइज़ करोगे? तो बेहतर है आप किसी भी एक टीचर को लो, ठीक है? उसी को फॉलो करो, उसी से पढ़ो, उसी से सीखो और उन्हीं के नोट्स को आप फॉलो करो और एक लिमिटेड बुक कोई भी आपके पास, एक तो आपको एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी को अगर छोड़ दिया तो सिलेक्शन भूल जाइए। एनसीईआरटी को आपको छोड़ना ही नहीं है और इसके अलावा जो भी जहां से भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक बुक ले लीजिए, एक पीवाईक्यू वाली तो रखिए ही रखिए, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक रखिए। आप किसी कोचिंग में तो वहां का मॉड्यूल से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, तो आप वो बुक्स पढ़िए, एक सिलेक्टेड टीचर का अपने नोट्स पढ़िए, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, इतना ही आपका सिलेक्शन करा देगा। इसके बाद देखिए, अब आपको इक्वल वैल्यू देनी होगी। आप सबको पता है कि आपके सिलेक्शन कितने नंबर पे हो रहा है। आज के टाइम पे आपको 680 प्लस मार्क्स लाने हैं, किसी भी कीमत पे लाना है, तब जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अगर आपको इतने नंबर लाने हैं तो आपका सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लेने से या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और आजकल क्या चल रहा है कि लोग बायोलॉजी को छोड़ते जा रहे हैं। अगर वो 1-2 साल के ड्रॉपर हैं तो उनको क्या लगता है कि यार बायोलॉजी तो मेरी कमांड में है, बायोलॉजी का तो मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप ऐसा मत करिए। बायोलॉजी आपका 50% वेटेज होता है आपके क्वेश्चन पेपर का, 90 क्वेश्चन आते हैं उससे, आप उसको गलत नहीं कर सकते, उसको रिस्क नहीं ले सकते। आप 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में चला भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपसे गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बट बायोलॉजी में आप अपने कोई रिस्क मत लीजिए। अगर बायो में आपके 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आपकी 90 में से 90 क्वेश्चन सही हों। अगर आप वहां पर आपका बायोलॉजी बहुत इजी होता है, ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं, आपका बायोलॉजी बहुत ज्यादा इजी है, आप वहां पे पढ़िए, उस पर कमांड करिए, बट ऐसा इजी नहीं है कि आप हवाबाजी करने लगो। आप उसको अच्छे से पढ़िए, अपने टीचर से कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, तब जाकर के बायोलॉजी आपकी इजी होगी, तब जाकर के आपके 90 में से 90 क्वेश्चन सही होंगे। और अगर उसके बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कुछ चैप्टर्स वीक भी है ना, तब आप उतना मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपकी वहां पे भी नैया डूब रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी और फिर आप बायोलॉजी में भी डुबाए पड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर रिस्क लेना है तो आपको पहले अपने बायो को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, इतना हो गया। आपको पूरा इक्वल वैल्यू करना होगा तीनों सब्जेक्ट्स को, वो चाहे आपका बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। मतलब कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको आपको इक्वल वैल्यू देनी होगी, इक्वल टाइम देना होगा। ये नहीं कि नहीं यार बायो बायो है वो मेरा हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करी जाए कुछ पॉइंट्स की, तो आप एक बात समझिए कि आपको कम से कम आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे, अगर आज आप जीरो पे हैं, ठीक है ना, अगर आज आप जीरो पे हैं और अगर आप जीरो से 680 नंबर लाना चाहते हैं, 680 नंबर से ज्यादा लाना चाहते हैं, तो आप ये बात समझिए कि आपको 10 से 12 घंटे से कम अगर आप पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। आपको 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि आप 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे बहुत ज्यादा है, बट कब? जब आप सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। आज आप बीच में हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आप 6 घंटे पढ़ लोगे, 8 घंटे पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। आपको 10 से 12 घंटे देना होगा और इस 10 से 12 घंटे के अलावा जो आपके पास टाइम बच रहा है उसमें आपको सिर्फ सोना है, अपनी फैमिली के टच में, कुछ सिलेक्टेड पीपल के आपके टच में रहना है। आप एक बात समझिए कि घर वाले बोलते हैं ना कि यार इनके साथ बेटा इनके साथ दोस्ती मत करो, बेटा इनके साथ दोस्ती मत करो। घर वाले गलत नहीं बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमें उनकी बातें गलत लगती हैं, ठीक है, हमें क्या लगता है कि पापा समझते नहीं है, मम्मी समझती नहीं है, फालतू में ये लोग हमारे ऊपर चिल्लाते रहते हैं। वो आपके ऊपर फालतू में नहीं चिल्ला रहे हैं, उनको समझ में आता है, वो सारी चीज एक्सपीरियंस करके आए हैं। जो आपके टीचर्स आपको समझाते हैं कि लिमिटेड फ्रेंड्स रखो, ठीक है, हर किसी से बात मत करो, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक कि आपकी लाइफ एक स्टेबल जगह नहीं पहुंच जाती, जब तक कि आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, एटलीस्ट आप तब तक डिस्ट्रैक्ट मत हो। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए वो भी ठीक नहीं है, बट तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। बट आज के डेट में जब आपका करियर सेट ही नहीं है, आज आप खुद को बर्बाद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तो आप खुद बर्बाद होगे, दूसरा आप अपनी फैमिली को भी डुबा दोगे। तो बेहतर है पहले आप किसी लायक बन जाइए, उसके बाद अगर आपको डूबना है तो आप डूबिए, ठीक है ना। बट अभी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उन्होंने जितना किया है आपके लिए, आपको उतना पूरा पे करना होगा, उनको उतना प्राउड उनको फील कराना होगा। इसलिए सिर्फ या तो आप पढ़िए, या तो आप सोइए, खाइए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए। आपको घूमना है ना, आप घूमिए, बट
पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आप उन दोस्तों के साथ रहिए जो आपका अच्छा सोचते हैं। और आज के टाइम पे ऐसे सिर्फ आपके 1 या 2 दोस्त हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। आप अपने किसी भी इंसान से पूछेंगे अपने सराउंडिंग में, किसी भी टीचर से, पेरेंट्स से, हर कोई बोलेगा कि हाँ, उनका 1 ही दोस्त है, 2 ही दोस्त है, इससे ज़्यादा ट्रू फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर है, तो वो आपकी भीड़ है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए, जो आपकी क्लास है, क्लास आपकी 5 से 6 घंटे की होगी। इसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे की करिए। सेल्फ स्टडी लोग क्या करते हैं, क्लास लगा ले रहे हैं, पूरी क्लास लगा ले रहे हैं, बट वो सेल्फ स्टडी में टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आप क्लास लगाइए, उसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास लगा लेने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होने, सिर्फ आप क्लास लगाते रहिए, आपको सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। दूसरा आएगा आपका सिलेबस कंप्लीट करना। अब क्लास लगा लो, सब करो, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और आप फरवरी में 15 फरवरी से लास्ट फरवरी के बीच का अपना टारगेट सेट, एक बात समझिए, आपको ना टारगेट सेट करना होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि ठीक है मैम ने बोला है सिलेबस कंप्लीट करना है तो चलो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भाई, आपको अपना एक इन डेट रखना होगा कि मुझे इस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आपके दिमाग पर प्रेशर जाएगा। अपने कमरे की वॉल पे लगाइए कि मुझे 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप 15 फरवरी लगाओगे तब जाकर के आपका तब जाके आपका सिलेबस एंड फेब में कंप्लीट होगा। अपने रूम में बड़ा बड़ा लगाइए, कोई हंसने दीजिए, ठीक है। उन किसी और को क्या लग रहा है कि यार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब नवंबर आ गया, इसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप भी वही हो, वो भी वही है। अगर आप आज उनके बारे में सोचोगे ना, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आज आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने रूम में लगाइए कि हाँ 15 फरवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट होना है। 15 फरवरी लगाओगे, आप मान के चलो, अगर आपने लास्ट फरवरी लगाया तो आपका मार्च जाएगा। 15 फरवरी लगाइए, जी जान से मेहनत करिए, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। कब? फिर लास्ट में आपका कंप्लीट होगा। साथ साथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपने एक चैप्टर कर लिया, उस चैप्टर का पहले PYQ लगाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें लगातार करती रहिए। इसके बाद आपको एक और चीज करनी है, रिवीजन। हफ्ते में आपके पास 7 दिन होंगे, 7 दिन में से कोई भी एक दिन उठा लीजिए, उस दिन अपना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। हर पहली बात ना, हर हफ्ते आप टेस्ट दीजिए, हर हफ्ते टेस्ट दीजिए। आज के टाइम पे अगर आप लिटरली मैं आपको बता दूं, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं ना, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, आप सोच रहे हो कि मैं कल से टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, आज टेस्ट नहीं देता हूँ, आप पढ़ लो, आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, 1000 बार रिवाइज कर लो, आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। टीचर्स पागल नहीं है जो आपको चिल्लाते रहते हैं कि टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो। टेस्ट दो, टेस्ट से भागोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका 3 घंटे आपको बैठ कैसे रहे हो, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, आप ओलंपिक्स चल रहा था कुछ टाइम पहले, आपको क्या लगता है कि वो लोग सिर्फ मतलब ठीक है वो दूर से खड़े हैं, देख रहे हैं, तीर इस तरीके से चलाते हैं तो इस तरीके से वो ओलंपिक में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। वो तीर चलाना देखे, उसको सीखे, प्रैक्टिस किए, दिन रात प्रैक्टिस किए, कुछ लोग 4-4 साल 10-10 साल लगातार प्रैक्टिस किए, तब जाकर के वो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट दीजिए। अब एक बात समझिए, फरवरी आ गई, आपका आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका। अब फरवरी के बाद आपको क्या करना है? फरवरी के बाद आपको रिवीजन करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और नहीं होना चाहिए। रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट एनालिसिस को आप नहीं समझ पाते हो, मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको एक बार और बताऊंगी। जब भी आप टेस्ट देने जाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे ये काम करते हैं, 80% बच्चे करते हैं, वो टेस्ट देकर आएंगे, उनके हिसाब से टेस्ट को क्रॉस चेक करने का मतलब ये होता है, टेस्ट को एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए आप उसको जाकर के चेक कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वो क्वेश्चन तो चेक करने ही है जो आपने गलत किए हैं या फिर जो आपने छोड़े हैं, बट आपको उन क्वेश्चन को भी चेक करना है। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम हॉल में आपके पास पेपर आ गया, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपका डाउट आ गया कि हाँ ठीक है, आपको 2 ऑप्शंस में से आपको डाउट आ गया। जहां डाउट आया वहीं पे आप उसको मार्क कर लो। घर आकर के सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखो, भले आपके वो क्वेश्चन सही हो गया है, भले आपने OMR से जब आपने उसको आंसर शीट से मैच कराया तो आपका वो क्वेश्चन सही है, बट फिर भी आपके मन में जिस भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट आए, उस क्वेश्चन को घर पे आकर के जरूर देखो। क्योंकि जो सर बोलते हैं ना कि एक टेस्ट कॉपी बनाओ, ठीक है, टेस्ट करते टाइम जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, छूट रहे हैं, वहां पे लिखो। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होते हैं जिस पर डाउट आता है और आप ध्यान ही नहीं देते, बिना ध्यान दिए आप निकल जाते हो, ठीक है। ये होता है प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करना।
आपने वो क्वेश्चन चेक किया जो आपने छोड़ा या फिर जो आपने गलत किया, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने उस क्वेश्चन को चेक किया जिस क्वेश्चन को लेके आपको डाउट आया। अच्छा, आप एक काम करिएगा, इस बार आप जो भी चैप्टर आप कर रहे हो बायो में, किसी भी सब्जेक्ट का आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, आप एक बार पूरा चैप्टर करना। उसके बाद आप उसका जब क्वेश्चन लगाने जाना, पीवाईक्यू कहीं का भी जब आप क्वेश्चन लगाने जाना, ठीक है, तो मेरे कहने पे एक बार आप उन क्वेश्चंस को टिक जरूर करिएगा जिस क्वेश्चन को आपको देखते ही तुरंत आंसर नहीं आया, आपके मन में डाउट आया। एक बार के लिए मेरे कहने पे आप उस क्वेश्चन को टिक करिएगा। आप मान के चलिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन है ना, 100 में से 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको लेकर के आपके मन में डाउट आया होगा। तो 20-30 सवाल ये प्लस 10 सवाल वो जो आपके छूटेंगे, 2-3 सवाल वो जो आपके गलत होंगे। इस हिसाब से जब आप एक बार 100 सवाल लगाएंगे तो 100 में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। लेकिन हम किन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे? सिर्फ उन 10 क्वेश्चन पे जो हमारे गलत होते हैं और उन 2-3 क्वेश्चन पे जो हमारे छूट जाते हैं। बाकी 20-30 सवाल तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए, प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस करिए। तो जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आपके एग्जाम को लेकर के आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगी, ठीक है, एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट रहेगी तो वो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करती रहूंगी। थैंक यू।